हेलो स्टूडेंट हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्वियन अकेडमी। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे साइंस के क्लास 10th का पूरा सिलेबस, जिसमें हम आपके सारे चैप्टर्स को कवर करते जाएंगे, एक एक करके चैप्टर्स एक्सप्लेन करेंगे एंड नोट्स प्रोवाइड करेंगे। तो आज हम देख लेते हैं साइंस के चैप्टर 1 को, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये वीडियो आपकी पार्ट्स एंड पार्ट्स में आपको मिलेगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो देखिए, फर्स्ट चैप्टर का हमारा नेम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और उनकी इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होता है? तो इन दिस चेंज द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स सेम, फॉर एग्ज़ाम्पल मेल्टिंग, बॉइलिंग एक्सेट्रा। इसमें ऐसा चेंज होता है जिसमें सब्सटेंस की आइडेंटिटी सेम रहती है। जैसे कि हमने वाटर को मेल्ट किया, आइस फॉर्म में था, आइस से हमने उसको मेल्ट करके वाटर फॉर्म में ले लिया। तो यहाँ पे हम वापस उस वाटर को आइस में चेंज कर सकते हैं, उसकी आइडेंटिटी पे कोई भी असर नहीं पड़ा। ऐसे ही बॉइलिंग, अगर हम बॉइलिंग करते हैं वाटर को तो वो वेपर्स में बन के वापस वाटर के फॉर्म में बन सकता है। सो ऐसे चेंजेस को बोला जाता है फिजिकल चेंजेस। नेक्स्ट हमारा केमिकल चेंजेस है। द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस चेंज, रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू सब्सटेंस ड्यू टू फॉर्मेशन और ब्रेक डाउन ऑफ ओल्डर बॉन्ड्स। इसमें क्या होता है, पुराने बॉन्ड्स, जो भी हमारा सब्सटेंस है, जो पहले के बॉन्ड्स बना के है, उसका ब्रेक डाउन होता है और न्यू सब्सटेंस बनता है। इसे कहा जाता है केमिकल चेंज। इसमें आपका सब्सटेंस जैसा पहले था, चेंज होने के बाद वापस वैसा नहीं बन सकता। अब हम यहाँ पे देखते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। जब ये केमिकल चेंज होता है तो यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन होती है। वो क्या होती है? तो केमिकल रिएक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। जो नया सब्सटेंस बनेगा उसकी कुछ अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसे बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। अगर हम मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो कर्ड हमारा एक नया आइडेंटिटी, नई प्रॉपर्टीज़ को लेके बैठा हुआ है। क्या कर्ड के पास सेम मिल्क वाली प्रॉपर्टीज़ है? नहीं, कर्ड के पास अपनी एक अलग प्रॉपर्टीज़ हैं और वो वापस मिल्क में चेंज भी नहीं हो सकता है। तो इस रिएक्शन को बोला जाएगा केमिकल रिएक्शन। अब कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये भी एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन होना केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाती है, वो भी केमिकल रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये भी केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। तो इस सब में हमने देखा कि जो हमारा चेंज हो गया है वो वापस अपनी रियल पोजीशन में नहीं आ सकता, और जो चेंज होकर नया सब्सटेंस बना है उसके पास भी कुछ अलग ही प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जिसका नाम है रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? तो द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, पार्ट लेते हैं, उन्हें कहा जाता है रिएक्टेंट्स। जैसे कि हमने अभी देखा था, यहाँ पे आपके पास कार्बन प्लस ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था। तो इसमें क्या हो रहा था, कार्बन और ऑक्सीजन, ये दो आपके क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और प्रोडक्ट क्या होता है? तो द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस बन के तैयार होता है वो आपका प्रोडक्ट कहलाता है। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, Zn प्लस H2SO4। तो Zn और H2SO4 क्या है, आपके रिएक्टेंट्स हैं, क्योंकि ये दोनों केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देन ZnSO4 प्लस H2 ये बन के तैयार हो रहा है, तो इसे बोला जाएगा प्रोडक्ट। These are the following changes to determine that the chemical reaction has take places। अब आपको कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है? तो उसके लिए कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो उससे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुई या नहीं हुई। जैसे कि चेंज इन स्टेट, या तो फिर उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। स्टेट का मतलब होता है लिक्विड से गैसियस फॉर्म में हो गया, गैस से सॉलिड में हो गया, या गैस से लिक्विड में हो गया, तो स्टेट चेंज हो रहा है। इससे भी पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चेंज इन कलर, यहाँ पे हमने रिएक्शन की और उस पूरे रिएक्शन में कलर चेंज हुआ। जस्ट लाइक हमने अपने रिएक्टेंट्स डाले, वो थे रेड कलर के,
और प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ ग्रीन कलर का। तो यहाँ पे क्या हुआ, कलर चेंज हुआ रिएक्शन के दौरान, तो इसे बोला जाता है चेंज इन कलर। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, अब हमने रिएक्शन की और उसमें गैसेस निकल रही हैं, गैस निकल रही है कोई रिएक्शन में, तो उसमें क्या हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस हो रहा है, गैसेस का इवोल्यूशन हो रहा है, तब भी पता चलता है केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चेंज इन टेम्परेचर, नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर, या तो फिर हमने रिएक्शन किया और टेम्परेचर चेंज हो रहा है, या तो फिर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया या बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, तो यहाँ पे टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे हैं, तब भी ये केमिकल रिएक्शन का बताता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब हम यहाँ पे देखेंगे जैसे कि चेंज इन स्टेट, तो ये इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि किस में स्टेट चेंज होता है। जस्ट लाइक अमोनिया गैस रिएक्ट विथ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस टू प्रोड्यूस सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम गैस को हमने रिएक्शन करवाया हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ, तो हमारा प्रोड्यूस क्या हुआ, सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। हमें सॉलिड फॉर्म में अमोनियम क्लोराइड मिला। हमने यहाँ पे जो अपने रिएक्टेंट्स डाले थे वो गैसियस फॉर्म में डाले हैं और प्रोडक्ट हमको मिलके तैयार हुआ है सॉलिड फॉर्म में। तो यहाँ पे चेंज इन स्टेट हुआ, स्टेट का चेंज हुआ, तो इसे बोला जाता है चेंज इन स्टेट। चेंज इन कलर, जस्ट लाइक आयरन रस्टिंग विच हैज़ कलर चेंजिंग फ्रॉम सिल्वर टू रेडिश ब्राउन। जब आयरन पे रस्टिंग लगती है तो आयरन का कलर कैसा, सिल्वर से रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है, मतलब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कलर में चेंजेस आ रहा है। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, मतलब व्हेन जिंक रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया तो टू गिव हाइड्रोजन गैस, हमें हाइड्रोजन गैस मिला। तो यहाँ पे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहे हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट था हमारा चेंज इन टेम्परेचर, तो व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट विथ वाटर, क्विक लाइम का मतलब होता है चूना, क्विक लाइम ने जब रिएक्ट किया वाटर के साथ तो स्लेट लाइम इज फॉर्म्ड। जब हम चूने में वाटर मिक्स करते हैं जो सॉल्यूशन मिलता है उसे हम बोलते हैं स्लेट लाइम। तो स्लेट लाइम जो बना उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, मतलब हमारा जो मिक्सचर है ना वो पूरा का पूरा गर्म हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि हमारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ठंडा हमने पानी रखा था, उसमें सॉलिड चूना डाला तो इसमें क्या हुआ, पूरा का पूरा गर्म हो जाता है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो इससे पता चला कि टेम्परेचर निकल रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है उस पूरे मिक्सचर का। तो इससे भी पता चलता है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई। अब इनमें से कोई भी एक चीज़ होती है ना, तब भी हम कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। ये रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, हमें केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देयर आर टू वेज टू रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो वर्ड इक्वेशन, जिसमें आप वर्ड्स की हेल्प से केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड नेक्स्ट होता है केमिकल इक्वेशन, जिसमें आप सिंबल्स की हेल्प से केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। वर्ड इक्वेशन जैसे कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसमें आप जिंक की स्पेलिंग लिखेंगे प्लस सल्फ्यूरिक एसिड की लिखेंगे, विच गिव अस सल्फ्यूरिक जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, इस टाइप से। और केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जिसमें आप जिंक का सिर्फ सिंबल लिखेंगे, जस्ट लाइक जिंक का सिंबल होता है Zn, तो Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल्स टू ZnSO4 प्लस H2, इस तरह से इसे बोला जाता है केमिकल इक्वेशंस। अब केमिकल इक्वेशन होता क्या है उसे और अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन केमिकल इक्वेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ सिम्बल्स एंड फॉर्मूलाज, जिसमें हम सिम्बल्स और फॉर्मूलाज को लिखते हैं। वेयर इन द रिएक्टेंट आर गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द प्रोडक्ट एंटायर्स ऑन द राइट हैंड साइड। आपके जितने भी रिएक्टेंट होंगे वो आप सारे लेफ्ट हैंड साइड पे मेंशन करेंगे, एंड प्रोडक्ट जो मिल के बना होगा, आपका जो प्रोडक्ट बना होगा उसे आप राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। जस्ट लाइक मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हमने ऐड किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों क्या हैं, आपके रिएक्टेंट्स हैं जो एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन कर रहे हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो रिएक्टेंट है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ। तो केमिकल इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को मेंशन करते हैं। कैटेगरीज ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन की दो कैटेगरी होती हैं। कोई भी केमिकल इक्वेशन है तो वो दो टाइप्स की होती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऐसी केमिकल इक्वेशन होती है when the number of atoms involved in the reactant side is equal to the number of atoms in the product side। reactant side पे जितने number of atoms हैं वो equal होने चाहिए product of side के number of atoms के। जैसे कि यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, Zn प्लस H2SO4,
इज इक्वल्स टू ZnSO4 प्लस H2। यहाँ पे हमने देखा हमारे पास Zn एक है और रिएक्टेंट साइड पे Zn एक है और प्रोडक्ट साइड पे भी Zn एक ही है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड पे भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। S सल्फर का एक और एटम है तो प्रोडक्ट साइड पे भी एक ही एटम है और ऑक्सीजन के 4 हैं तो दूसरी साइड पे भी ऑक्सीजन के 4 ही हैं। तो ये दोनों साइड पे सेम नंबर ऑफ एटम्स हैं, इसे बोला जाता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिसमें दोनों साइड जो एटम्स होते हैं वो सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए। इसी तरह से देख लीजिए सेकेंड एग्जाम्पल देखिए Fe प्लस H2SO4। तो यहाँ पे हमने 3Fe क्यों लिखा है, क्योंकि आप प्रोडक्ट साइड पे देखिए यहाँ पे Fe 3 है तो बैलेंस करने के लिए हम स्टार्टिंग में 3 को लगा देते हैं। इसी तरह से हम इस सेकेंड इक्वेशन भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन का एग्जाम्पल है। अब हम देख लेते हैं कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो अ अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑकर व्हेन द नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व इन द रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड। मतलब रिएक्टेंट साइड पे जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल नहीं होते नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द प्रोडक्ट साइड पे जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उसके। जैसे कि H2O, तो यहाँ पे इसका अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो H2 और O2 मिलेगा हमको। तो H2 है यहाँ पे, उधर भी H2 है, बट यहाँ पे O1 है और प्रोडक्ट साइड पे आपके पास O2 है। अब O2 क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कभी भी अकेला नहीं होता है, वो 2 के साथ होता है, मतलब 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स एक साथ होते हैं, इसलिए यहाँ पे O2 है और इसको ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब वाई टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हमें किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो केमिकल इक्वेशन नीड टू बी बैलेंस इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हमें एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। जस्ट लाइक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से कहता है कि केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन में मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास जो है, मास मतलब वेट ना तो क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। सो अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की होती हैं। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन 5 टाइप्स की हैं, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में 2 रिएक्शन होती हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो अब इनको डिटेल में समझ लेते हैं कि इनमें होता क्या है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, ये एक ऐसी रिएक्शन होती है व्हेन सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर रिएक्टेंट्स। अच्छा, रिएक्टेंट्स तो आपको क्लियर हो गए हैं। तो आपको पता है 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स को जब हम ऐड करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि नीचे देखिए, एक A नाम का कोई रिएक्टेंट है, दूसरा B नाम का कोई रिएक्टेंट है। तो उन दोनों को जब हमने ऐड किया या उन दोनों के साथ रिएक्शन करवाई तो हमें एक प्रोडक्ट मिला AB। तो इससे बोला जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जस्ट लाइक हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को हमने ऐड किया तो अमोनिया बना। तो ये एक कैसी रिएक्शन है, हमने 2 प्रोडक्ट्स को ऐड करके, 2 रिएक्टेंट्स को ऐड करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया है, तो इसे बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके आपके पास 2 एग्जाम्पल्स भी गिवन है। नेक्स्ट देख लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन विच इवॉल्व्स ब्रेक डाउन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट्स इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स। मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, ये एक ऐसी रिएक्शन होती है जब एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है, मतलब टूटता है 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में, सिंपलर फॉर्म्स में टूट जाता है, उसे बोला जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जस्ट लाइक decomposition of silver and chlorine is present in presence of sunlight is the example of decomposition reaction. सिल्वर और क्लोराइड का हमने क्या किया, सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन किया, तो इसे क्या बोला जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि देखिए आपके पास Ag सिल्वर का सिंबल होता है, क्लोराइड Cl, तो इसको हमने सनलाइट में रखा तो Ag मतलब सिल्वर और क्लोराइड हमको मिला प्रोडक्ट फॉर्म में। मतलब हमने एक रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन कर लिया 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में, इसे बोला जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ,
अब जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, मतलब हम पहले तो देख लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, जो ऊपर आपके इस पूरे टेबल में ऊपर जो ऊपर जो दिख रहे हैं एटम्स वो ज़्यादा रिएक्टिव है और नीचे नीचे आते हुए लेस रिएक्टिव है। जैसे कि पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सोडियम उससे कम, कैल्शियम उससे कम। इस तरह से आपकी पूरी यहाँ पे एक टेबल गिवन है। तो अगर मैं बात करूँ कि कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव है या टिन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो बताइए। यहाँ पे हमने देखा कैल्शियम ऊपर है तो कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव होगा एज़ कम्पेयर टू टिन। इसी तरह से हमने देखा जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं। तो वही है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। मोर रिएक्टिव वाला एलिमेंट डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। अब जहाँ जैसे कि देखिए आपके पास रिएक्टेंट्स है, मान लीजिए ए कोई रिएक्टेंट है और बी सी एक पूरा रिएक्टेंट है, ठीक है। अब उन दोनों को जब हमने ऐड किया तो क्या हुआ, यहाँ पे हमने देखा कि जो सी था वो ज़्यादा रिएक्टिव था, तो सी ए के साथ कंबाइंड हो गया और बी अकेला रह गया। तो इस टाइप की रिएक्शन को बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमने 10 एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे कि फर्स्ट देखिए CuSO4 प्लस Fe। अब यहाँ पे Fe ज़्यादा रिएक्टिव है या Cu ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हम ऊपर अपनी रिएक्टिविटी सीरीज में चेक करते हैं। देखिए बताइए Fe ज़्यादा रिएक्टिव है या Cu ज़्यादा रिएक्टिव है। तो हमने देखा Fe हमारा ऊपर है, Cu नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो Fe ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पे देखिए Fe क्या करेगा, SO4 के साथ कंबाइंड हो जाएगा और Cu को अलग कर देगा। तो Fe SO4 बना लेगा और Cu अलग हो जाएगा। तो Fe ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया। इस टाइप की रिएक्शन को बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके आपके कुछ 10 एग्जाम्पल्स गिवन है, इस देख सकते हैं आप। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Double displacement reaction is a type of reaction in which cations and anions in the reactants switch the places to form new products। मतलब जो एनायंस और कैटायंस होते हैं, मतलब दो यहाँ पे रिएक्टेंट्स हैं, वो क्या करेंगे अपनी प्लेसेस को स्विच कर लेंगे, मतलब एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे ए बी था, उसके साथ सी डी है, तो ए जो है वो डी के साथ आ गया और बी सी के साथ आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, बी ने अपना प्लेस स्विच किया और वो सी के साथ चला गया, और डी ने प्लेस स्विच किया वो ए के साथ हो गया। तो प्रोडक्ट देखिए इसका ए डी और सी बी हो गया। इस टाइप की रिएक्शन को बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे कि KBr है, मतलब पोटेशियम ब्रोमाइड है प्लस सिल्वर नाइट्रेट। तो पोटेशियम यहाँ पे प्रोडक्ट में आपको मिल जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट एंड सिल्वर ब्रोमाइड, एक दूसरे ने अपनी अपनी प्लेसेस स्विच कर ली। इस टाइप की रिएक्शन को बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम देख लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। तो रेडॉक्स रिएक्शन में आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन आती है। तो ऑक्सीडेशन इज द डिफाइंड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, और एडिशन होता है ऑक्सीजन का और रिमूवल होता है हाइड्रोजन का। मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जहाँ पे हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं और या रिमूव करते हैं हाइड्रोजन। इस टाइप की रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाएगा। और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, सेम इसका अपोजिट होती है ऑक्सीडेशन का। मतलब रिडक्शन इज डिफाइंड एज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव होता है और हाइड्रोजन ऐड होता है, उसे बोला जाता है रिडक्शन रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, CuO प्लस H2। तो CuO और H2 में हमने देखा ये प्रोडक्ट हमारा बन रहा है Cu प्लस H2O। तो H2 ने ऐड कर लिया किसको, ऑक्सीजन को। इस टाइप की रिएक्शन बोला जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। Exothermic reaction release heat and rise the temperature of the surrounding. Exothermic reaction release heat and rise the temperature of the surrounding. एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जो हीट रिलीज करती है और अपने आसपास का टेम्परेचर को बढ़ा देती है। अब किसी चीज़ से हीट निकलेगी तो उसके आसपास का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, तो आसपास के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब हम रेस्पिरेशन मतलब ब्रीथिंग की प्रोसेस में हीट रिलीज होती है, तो रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है।
बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस, नेचुरल गैस को हम बर्न करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब हम देख लेते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन इवॉल्व्ड द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एंड दस इट कूल्स द सराउंडिंग। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और अपने आसपास के एरिया को कूल कर देती है। द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। डेड ऑर्गेनिक मैटर मतलब गले सले जो गल जाते हैं ना, मरे हुए गले हुए जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका डिकम्पोजिशन होना मतलब गलना, वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। मतलब इस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है और आसपास का एरिया कूल हो जाता है। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हमने देख ली। एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज होगी और एंडोथर्मिक मतलब हीट एब्जॉर्ब होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी 3 टाइप्स की होती हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन देख लेते हैं, ये क्या होता है। When decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition reaction. अभी हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा था पार्ट 2 में, वही डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, बट हीट की वजह से अगर होती है तो उसको बोला जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब आपने कोई रिएक्शन हो रही है बट वो हीट, अगर हम उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और वो ब्रेक डाउन हो रहा है सब्सटेंस, देन इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। फेरस सल्फेट को हमने हीट प्रोवाइड किया तो फेरिक ऑक्साइड बना लेगा और सल्फर डाइऑक्साइड आपका बाहर निकलेगा। तो ये क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो हो रही है पर हीट की वजह से हो रही है, तो इसको बोला जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी तरह से देख लो, CaCO3 मतलब लाइम स्टोन, उसको हमने हीट प्रोवाइड की तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इसने प्रोड्यूस कर दिया। नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। डिकम्पोजिशन होता है इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब डिकम्पोजिशन हो रहा है यहाँ पे, बट अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उस रिएक्शन को, सब्सटेंस को, देन डिकम्पोजिशन हो रहा है, देन दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जस्ट लाइक H2O, हमने H2O को इलेक्ट्रिक करंट दिया और H2 और O2 में कन्वर्ट हो गया, तो इसको बोला जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट था आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो रहा है। फोटोलाइटिक का मतलब होता है लाइट, तो सनलाइट, इससे आप रिलेट कर सकते हैं। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, अगर आप सनलाइट की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन करवा रहे हैं और डिकम्पोजिशन हो रहा है कोई सब्सटेंस का, देन इट इज़ कॉल्ड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि AgCl सिल्वर क्लोराइड, इसको हमने सनलाइट में रखा और सिल्वर और क्लोराइड में चेंज हो गया, तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन तो हुआ, 2 सब्सटेंस में चेंज तो हुआ, बट वो सनलाइट की वजह से हुआ, तो उसको कहा जाएगा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हमने देख लिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स के होते हैं। ये देखिए, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, तो व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर, एयर, एसिड एक्सेट्रा। जब हम किसी भी मेटल को किसी मॉइस्चर में रख देंगे, मॉइस्चर मतलब नमी वाली जगह पे, एयर वाली जगह पे रख देंगे या एसिड के कांटेक्ट में आएगा, तो उस पर कुछ टाइम बाद ना एक लेयर आ जाती है हाइड्रेटेड ऑक्साइड की। हाइड्रेटेड ऑक्साइड की एक लेयर उस पर चढ़ जाती है जो क्या कर देती है, वीक कर देती है मेटल को। तो लिखा है विच वीकन्स द मेटल एंड हेंस मेटल इज सेड टू बी कोरेड। और उस मेटल को बोला जाता है कि वो कोरेड हो गया है। कोरेड हो गया मतलब जंग लग गई बोल सकते हैं, आयरन में जंग लग जाती है, लोहे में। इसी तरह से सिल्वर पे ब्लैक कोटिंग हो जाती है, ये सारे क्या हो जाते हैं, कोरोजन हो जाता है, मेटल कोरेड हो जाता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कोरोजन के। जस्ट लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग मतलब जंग लगना, तो आयरन पे रस्टिंग हो जाती है। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर पे ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है कुछ टाइम बाद। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर रखा हुआ है उस पर अपने आप ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाएगी। तो ये सारे कोरोजन के एग्जाम्पल्स हैं।
प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन, कोरोजन से प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, मतलब बचाव कैसे कर सकते हैं, तो बाय पेंटिंग, पेंटिंग मतलब पेंट करके उस मेटल पे पेंट कर देंगे तो कोरोजन नहीं होगा। बाय अप्लाइंग ग्रीसिंग और ऑयल, ऑयल और ग्रीस लगा देंगे तो उस पर कोरोजन नहीं होगा। बाय गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिस पे हम थिन लेयर, पतली सी लेयर लगा देते हैं जिंक मेटल की, आयरन पे जैसे कि हमने जिंक मेटल की एक लेयर लगा दी, पॉलिश टाइप की कर दी, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। तो इससे भी मेटल कोरोड नहीं होता है। बाय अप्लाइंग इट, मतलब इन सब चीज़ों को लगा के हम किसी मेटल को कोरोड होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, तो रेंसिडिटी क्या होता है, व्हेन अ सब्सटेंस कंटेनिंग ऑयल एंड फैट आर एक्सपोज्ड टू एयर एंड गेट ऑक्सीडाइज एंड बिकम रेंसिड। मतलब कोई सब्सटेंस, कोई भी ऑयल से बना हुआ सब्सटेंस अगर एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है और रेंसिड हो जाता है, उस जिसकी वजह से उसमें इसकी स्मेल चेंज हो जाती है, टेस्ट चेंज हो जाता है या कलर चेंज हो जाता है। तो इस चीज़ को बोला जाता है रेंसिडिटी। आपने सुना भी होगा जब हम कुछ ऑयली सब्सटेंस बनाते हैं लाइक मठरी वगैरह, तो उसको हम एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, या बिस्किट्स वगैरह होते हैं उनको एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो सील जाते हैं, बोला जाता है ना सील जाएंगे, उसको एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रखो, तो उसी को बोला जाता है रेंसिडिटी। उसके साथ हुआ क्या, उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ली और वो रेंसिड हो गए। ठीक है, अब मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने का क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, तो एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड, फूड में एंटीऑक्सीडेंट्स मिला देते हैं जिससे कि ऑक्सीडाइज ना हो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना करे। स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, देखो अभी मैंने बताया था एयर टाइट कंटेनर में हम स्टोर कर देते हैं फूड को जिससे कि वो एयर के साथ कॉन्टेक्ट में ना आ पाए। रेफ्रिजरेटिंग फूड, फूड को हम रेफ्रिजरेट कर लेते हैं, फ्रिज में रख देते हैं जिससे कि वो ख़राब नहीं होते हैं। एंड रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, एयर की जगह पे हम नाइट्रोजन को फिल कर देते हैं। अब आपके जो चिप्स वगैरह के पैकेट्स होते हैं ना, तो उसमें इतना सारा हवा क्यों होती है, क्योंकि उन्होंने एयर नहीं होती, वो नॉर्मल एयर नहीं होती, उसमें वो नाइट्रोजन गैस फिल कर देते हैं जिससे कि जो चिप्स वगैरह हैं वो रेंसिड ना हो, ख़राब ना हो, उसके लिए। तो एग्जाम्पल में आपके पास दिया हुआ भी है, चिप्स मैन्युफैक्चरर्स फिल द पैकेट विथ नाइट्रोजन। चिप्स मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन से उसको फिल कर देते हैं पैकेट को जिससे कि उसमें रेंसिडिटी ना आए। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है, इसके हमने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। बैंक एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ द रेस्पिरेशन कंसीडर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोला जाता है? मैंने आपको एक्सोथर्मिक के एग्जाम्पल्स बताए थे, उसमें बताया था कि रेस्पिरेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप पूछ रहे हैं कि उसको एक्सोथर्मिक क्यों कहा जाता है। अब देख लीजिए इसका आंसर, एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू सपोर्ट लाइफ, लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, लाइफ को चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। एंड एनर्जी इन आवर बॉडी ऑब्टेन फ्रॉम द फूड दैट वी ईट, जो हम खाना खाते हैं उससे हमारी एनर्जी ऑब्टेन होती है। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, डाइजेशन के टाइम पे फूड आपका सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोकन डाउन हो जाता है, जैसे कि आपने राइस, ब्रेड, पोटैटोज़ वगैरह जो भी खाया जिसमें कंटेन होता है कार्बोहाइड्रेट, वो ब्रोक हो जाता है सिंपलर फॉर्म में जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। एंड देन ग्लूकोज कंबाइंड विथ ऑक्सीजन, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। दिस इज़ नोन एज रेस्पिरेशन, इसी को रेस्पिरेशन कहा जाता है। सिंस इट इन्वॉल्व्स रिलीज ऑफ एनर्जी अलोंग विथ द प्रोडक्ट्स, मतलब प्रोडक्ट्स के साथ एनर्जी का भी रिलीज़ होता है, क्योंकि ये एनर्जी रिलीज़ होती है, यही एनर्जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब एनर्जी हीट प्रोड्यूस करती है और इसी को कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे पूरी प्रोसेस में आपकी हीट प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। जैसे कि इसका एग्जांपल देख लीजिए, C6H12O6 ग्लूकोज का एग्जांपल, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, उसके साथ ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी में है वो कंबाइंड हुआ और CO2 बनाया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाया और एनर्जी प्रोड्यूस की। अब ये एनर्जी ही कारण है हीट प्रोड्यूस होने का, इसीलिए रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, Why are decomposition reaction called the opposite of combination reaction? Decomposition reaction को combination reaction का opposite क्यों कहा जाता है? Write equation for these reactions, और उनकी equations भी लिखनी है।
आपको पता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, हम चैप्टर के एक्सप्लेन में पढ़ चुके हैं, फिर से देख लेते हैं। इन द कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 और मोर सब्सटेंस आर कंबाइंड टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइंड करते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। वाइल इन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, जो वन सब्सटेंस होता है वो ब्रोकन डाउन होता है इनटू 2 और मोर सब्सटेंस में। पूरा एक आपके पास सब्सटेंस होगा वो ब्रोकन डाउन होगा अलग अलग सब्सटेंस में, तो उसको बोला जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब एक तो देखिए, एक कंबाइंड होके एक बना रहा है, कॉम्बिनेशन में कंबाइंड होके एक बनते हैं, और डिकम्पोजिशन में एक से ब्रेकन डाउन होके ज़्यादा बनते हैं। तो हुआ ना ये अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अपोजिट हुआ ना डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। Hence, the decomposition reaction is called the opposite of combination reaction. अब decomposition reaction का एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, ए बी आपका कोई सब्सटेंस है, उसके साथ एनर्जी है, तो ए और बी 2 सब्सटेंस में चेंज हो गया। जैसे कि H2O है, उसको हमने हीट दिया तो H2 और O2 में चेंज हो गया, ये तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगी, ए और बी कोई सब्सटेंस है वो ए बी में चेंज हो गए, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होंगी और यह एक दूसरे के अपोजिट रिएक्शंस होती हैं। राइट 1 इक्वेशंस ईच फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब आपको एक एग्जांपल बताना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, जहाँ पे एनर्जी सप्लाइड हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए, thermal decomposition is a chemical reaction where a single substance breaks into 2 or more simpler substance when heated. यहाँ पे हमने देखा था decomposition reaction 3 टाइप्स के होते हैं। तो जो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो एक ऐसा केमिकल चेंज है जहाँ पे सिंगल सब्सटेंस ब्रेकन डाउन होता है 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस में, जब उसको हीट प्रोवाइड की जाती है तब वो ब्रोकन डाउन होता है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, CaCO3, इसको हमने हीट दिया तो CaO और CO2 मिला। ये एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, क्योंकि यहाँ पे हीट प्रोवाइड की जा रही है इस रिएक्शन को ब्रेक डाउन होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, इसका 2 पार्ट्स हो रहे हैं ना, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच द सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय एक्सपोज टू लाइट। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता था, जो डिकम्पोजिशन होता है वो लाइट की वजह से होता है। जब आप सनलाइट प्रोवाइड करते हो किसी रिएक्शन को और डिकम्पोजिशन होता है, उसे बोला जाता है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में रिजल्ट व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, जब किसी सॉल्यूशन में या किसी सब्सटेंस में हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की और वो डिकम्पोज हो गया 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस में, तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हमने देखा डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स के होते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जहाँ पे हीट प्रोवाइड करके डिकम्पोजिशन होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके डिकम्पोजिशन होता है, एंड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन जहाँ पे सनलाइट या लाइट प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? राइट द रिलेवेंट इक्वेशन फॉर द अबव। अब आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिफरेंस क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का देख लेते हैं पहले। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच a more reactive element displace a less reactive element from its compound। मतलब एक कंपाउंड बना हुआ है, उसमें से जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को। इसको देखने के लिए मैंने आपको रिएक्टिविटी टेबल भी दी थी, जिसमें आपके पास लिखा हुआ था कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है कौन कम रिएक्टिव होता है। आप चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका एग्जाम्पल Zn + HCl। यहाँ पे हमने देखा Zn ज़्यादा रिएक्टिव है H से, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है जिंक। तो जिंक ने जिंक क्लोराइड बना लिया और H2 अकेला रह गया, इसे बोला जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। Zn इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट विच डिस्प्लेस H2, सो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ लेट्स कम टू डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Double displacement reaction is a type of chemical reaction. A mutual exchange of ions happens with their compounds. उनके compounds के बीच में क्या होता है, mutual exchange होता है।
आयंस का, जैसे कि MgCl2 है एंड KOH है। तो Mg जो है वो OH के साथ कंपाउंड बना लिया और Cl2 ने K के साथ कंपाउंड बना लिया। यहाँ पे क्या हुआ, आयंस का, कैटायंस और एनायंस का एक्सचेंज हो जाता है, वो आपस में अपनी प्लेसेस को स्विच कर लेते हैं, उसे बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। In the refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involves displacement reaction by copper metal. Write down the reaction involves. अब हमको बताना है रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर में जो सिल्वर बनता है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से, उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है कॉपर मेटल का। अब उसकी रिएक्शन लिखनी है। तो देखिए AgNO3 जो है आपका, वो आपका सिल्वर इसका सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, उसमें कॉपर को ऐड किया गया तो हमें सिल्वर मिल गया और कॉपर नाइट्रेट मिल गया, CuNO3 हो गया। ये रिएक्शन हो जाएगी इसकी। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेट रिएक्शन? अब प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होती है उसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। अच्छा, प्रेसिपिटेट क्या होते हैं? जो भी हम रिएक्शन करवाते हैं उसमें कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंस हमारा फॉर्म हो जाता है रिएक्शन के टाइम पे, जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होता या नीचे बैठ जाता है, उसे बोला जाता है प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन में क्या होता है, व्हेन टू रिएक्टेंट्स इन solution react and one or more of the products in the soluble or form a precipitate, the reaction is called a precipitation reaction। मतलब दो रिएक्टेंट्स का हमने सॉल्यूशन लिया, उसको रिएक्ट करवाया, उसमें आपके पास दो प्रोडक्ट बन गए, एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन गया और प्रोडक्ट में ही आपका एक प्रेसिपिटेट बन गया, उसे कहा जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन का सॉल्यूशन लिया हमने, इधर देखिए आयरन क्लोराइड का एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का लिया, तो उन दोनों को मिक्स किया तो एक ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट आपको देखने को मिलेगा ऑफ आयरन हाइड्रोक्साइड। वो किसका होगा? आयरन हाइड्रोक्साइड का होगा। इस रिएक्शन में हमने देखा क्या प्रेसिपिटेट के फॉर्म में क्या मिला, जब हमने आयरन क्लोराइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स किया तो आयरन हाइड्रोक्साइड एक प्रेसिपिटेट बन गया। और प्रेसिपिटेट का सिंबल होता है एरो, डाउन एरो से हम इसको बताते हैं कि प्रेसिपिटेट यहाँ पे बना है। ओ सॉरी, रिएक्शन मतलब अप एरो से हम बताते हैं कि यहाँ पे सिंबल होता है प्रेसिपिटेट का अप एरो। ओके, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ गेन ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जाम्पल ईच। अब गेन ऑफ ऑक्सीजन, ये हमको ऑक्सीजन के एग्जाम्पल्स देते हुए हमें इनको एक्सप्लेन करना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हमको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल्स के साथ। ऑक्सीडेशन क्या होता है? इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन गेन करते हैं या लॉस ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस, या तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन का लॉस होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन द फर्स्ट रिएक्शन, एक मिनट ये कहाँ चला गया, For example, in the first reaction, copper is oxidized to become copper oxide and in second, magnesium is oxide to become magnesium oxide। इसमें क्या हो रहा है, आप रिएक्शंस देखिए, कॉपर ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ ऐड हुआ, O2 के साथ ऐड हुआ और कॉपर ऑक्साइड बना लिया। इसी तरह से मैग्नीशियम ऐड हुआ और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन गेन हो रहा है, इससे बोला जाएगा ऑक्सीडेशन, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन में क्या होता है, तो इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन, या तो फिर लॉस हो रहा होता है ऑक्सीजन का या हाइड्रोजन का गेन हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल इन द फर्स्ट रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस टू बिकम कॉपर, मतलब वही इसी एग्जाम्पल को उल्टा कर देंगे, कॉपर ऑक्साइड क्या होगा, कॉपर बना लेगा और O2 अलग हो जाएगा। सेम मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम बना लेगा और O2 अलग हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। A shiny brown color element X on heating in air become black in color। एक shiny brown कलर का कोई एलिमेंट है X नाम का, उसको हमने हीट किया एयर में तो वो ब्लैक कलर का हो गया। नेम द एलिमेंट X, उस X एलिमेंट का नाम बताना है एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म, जो ब्लैक कलर का कंपाउंड बन रहा है उसे बताना है। द शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट इज द कॉपर मेटल। ब्राउन कलर का जो एलिमेंट है वो कॉपर का है, कॉपर मेटल है।
और व्हेन द मेटल इज़ हीटेड इन एयर, जब हम कॉपर को एयर में हीट करते हैं ना तो उसके ऊपर एक ऑक्सीजन की लेयर आ जाती है जिससे कि वो कॉपर ब्लैक कलर का हो जाता है। तो व्हेन द मेटल इज़ हीटेड इन एयर इट रिएक्ट विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन के साथ जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट कर लेगा और कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। हैंस द ब्लैक कलर कंपाउंड इज़ कॉपर ऑक्साइड, जो ब्लैक कलर का कंपाउंड है आपका वो कॉपर ऑक्साइड है। तो Cu + O2 इक्वल में CuO। वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, हमें आयरन आर्टिकल्स पे पेंट क्यों लगाते हैं? तो पेंटिंग एंड आयरन आर्टिकल्स प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग, जब हम पेंट करते हैं किसी भी आयरन आर्टिकल पे, मतलब लोहे की किसी भी चीज़ पे अगर हम पेंट करते हैं तो वो हमको बचाता है किससे? रस्टिंग से। रस्टिंग हमने समझा था जो आयरन पे या किसी भी मेटल पे जंग लग जाती है या वो ख़राब हो जाता है तो उसे रस्टिंग बोला जाता है। तो उससे बचाने के लिए हम उस पर पेंट कर देते हैं। तो पेंट एक्ट एज बैरियर बिटवीन मेटल सरफेस एंड आउटसाइड इन्वायरमेंट, पेंट एक्ट करता है एक बैरियर की तरह, जिसके मेटल की सरफेस के बीच में और इन्वायरमेंट के बीच में एक बैरियर की तरह एक्ट करता है। पेंट डज नॉट गेट ऑक्सीडाइज, इट फर्दर प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ द आयरन आर्टिकल्स, पेंट ऑक्सीडाइज नहीं होता और वो जो भी आर्टिकल है आयरन आर्टिकल उसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देता, उसको ख़राब नहीं होने देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन एंड वाई, ये हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स जो होते हैं उनको नाइट्रोजन से फ्लश कर दिया जाता है, मतलब उनमें नाइट्रोजन गैस को फिल कर दिया जाता है पैकेट्स वगैरह में। ऐसा क्यों किया जाता है? तो द मेन पर्पस ऑफ फ्लशिंग नाइट्रोजन इनटू फूड पैकेट्स दैट कंटेन ऑयल एंड फैट आइटम्स इज टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, इसको हम इसलिए इसमें नाइट्रोजन फिल कर देते हैं जिससे कि हम रेंसिडिटी से उस सब्सटेंस को बचा पाएँ। जो भी आपका ऑयल और फैट कंटेनिंग सब्सटेंस है उसको हम रेंसिडिटी होने से बचा पाएँ। When which occur when the oil or fat react with oxygen, जब जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है ना उसके साथ जो रिएक्ट करता है ना ऑयल फैट वाला सब्सटेंस, तो उससे क्या हो जाता है? उसका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। Therefore by flushing नाइट्रोजन, इसीलिए अगर हम नाइट्रोजन उसमें फ्लश कर देंगे तो an unreactive surrounding is created thus preventing रेंसिडिटी, तो एक अनरिएक्टिव सराउंडिंग क्रिएट हो जाएगा जो रिएक्ट नहीं करने देगा और रेंसिडिटी से भी बचाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज आई थिंक लास्ट क्वेश्चन ऑफ बैक एक्सरसाइज, फिर हम इन बिटवीन एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये देखिए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विथ वन एग्जाम्पल ईच। कोरोजन, कोरोजन क्या होता है? तो कोरोजन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस वेयर मटेरियल्स यूजुअली मेटल्स डिटराइज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विथ एयर। कोरोजन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ज़्यादातर मेटल्स क्या करते हैं? एक केमिकल रिएक्शन करते हैं एयर, मॉइस्चर या केमिकल्स के साथ जब वो कांटेक्ट में आते हैं तब। फॉर एग्जांपल आयरन, जब आयरन पे अगर मॉइस्चर, मतलब आयरन अगर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है तो वो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बना लेता है, जिससे कि आयरन आर्टिकल्स जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं, उन पे एक रस्टिंग लग जाती है। और रेंसिडिटी क्या होता है? तो अभी हमने देखा था द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स दैट कैन बी ईजिली नोटिस्ड बाय द चेंज इन टेस्ट एंड स्मेल इज नोन एज रेंसिडिटी। एक ऐसी प्रोसेस जिससे फूड जो आइटम्स है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जो आसानी से हम नोटिस कर सकते हैं अगर उनका स्मेल और टेस्ट चेंज हो गया है, कलर चेंज हो गया है। तो फॉर एग्जाम्पल द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ बटर चेंजेस व्हेन कीप फॉर लॉन्ग, अगर हम उसको बहुत दिनों तक रखेंगे तो बटर का टेस्ट चेंज हो जाता है, स्मेल भी चेंज हो जाती है, तो उसको रेंसिडिटी कहा जाता है।